माननीय सुप्रीम कोर्ट के एनआईओएस डीएलएड के 2023 के जजमेंट में क्लेरिफिकेशन के बाद से बीपीएससी टीआरई 3 में एनआईओएस डीएलएड अभ्यर्थियों को एलिजिबल करने के लिए माननीय सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की गई थी, जिसकी सुनवाई 20 दिसंबर 2024 को संपन्न हुई है। उसका कोर्ट ऑर्डर कॉपी आ चुका है, जो कि आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। जब वो माननीय सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई तो बहुत सारे सवाल अपने पीछे वो छोड़ करके गई हुई थी। पहला, क्या भर्ती प्रक्रिया पर रोक लग जाएगा? दूसरा, क्या जो रिजल्ट जारी हुआ है वो कैंसिल हो जाएगा? तीसरा, क्या एनआईओएस डीएलएड सभी अभ्यर्थियों को मौका मिलेगा? सुप्रीम कोर्ट ने कहा, ये चौथा प्रश्न है, कि एनआईओएस डीएलएड अभ्यर्थियों को काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कराना है तो क्या पुनः परीक्षा होगी? ऐसे तमाम प्रश्नों का जवाब इस कोर्ट ऑर्डर में छुपा हुआ है। अंत तक जरूर जुड़े रहिएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नीरज, आप देख रहे हैं कैरियर बिट यूट्यूब चैनल। अगर आप इस चैनल तो पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। सबसे पहले मैं स्पष्ट कर देता हूं कि भर्ती प्रक्रिया पर कोई भी रोक माननीय सुप्रीम कोर्ट ने नहीं लगाया है। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो एनआईओएस से डीएलएड अभ्यर्थी हैं उनको काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कराने की बात कही है। यानी कि सीधे सब मतलब ये हो गया कि ऐसे कैंडिडेट जो कि परीक्षा में सम्मिलित हुए थे वो अभ्यर्थी काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करेंगे। इसके अलावा अगर टोटल कैंडिडेट्स की बात करें जो कि इस रेस में शामिल थे, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने अपने इस जजमेंट में मेंशन किया हुआ है 36,000 टोटल कैंडिडेट थे जो कि रेस में थे। आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। इट इज सबमिटेड दैट अराउंड 36,000 कैंडिडेट आर इन द फ्रे एंड द प्रेजेंट एप्लीकेशन इज मेड ऑन बिहाफ ऑफ अराउंड 215 एस्पिरेंट्स। यानी कि 36,000 कैंडिडेट जो एनआईओएस डीएलएड वाले थे, फ्रे मीन्स होता है रेस, यानी कि इस पूरी भर्ती प्रक्रिया के रेस में थे, जिसमें से 215 कैंडिडेट के बिहाफ पर ये एप्लीकेशन सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा हुआ था। अब यहां पर जब ये मामले की सुनवाई हो रही थी तो कल के डेडिकेटेड वीडियो में मैंने आपको पहले भी सूचित किया था कि राज्य सरकार को नोटिस इशू किया गया है, जो कि बातें इसमें मेंशन की गई हैं, आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। राज्य सरकार को नोटिस इशू किया गया है और 4 हफ्तों में जवाब दाखिल करने के लिए बोला गया है। स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे 5वें नंबर पॉइंट में, इशू नोटिस इन द आईए नंबर दिस एंड दिस रिटर्नेबल इन 4 वीक्स। यानी कि नोटिस इशू करने के बाद 4 हफ्ते का समय दिया गया है राज्य सरकार को अपना पक्ष रखने के लिए। बात करते हैं एक एक करके आपके प्रश्नों के जवाब के बारे में कि क्या सभी एनआईओएस डीएलएड अभ्यर्थियों को मौका मिला है? तो इसका जवाब है नहीं। जो इस भर्ती प्रक्रिया में शामिल हुए थे, सिर्फ उन्हीं को मौका दिया जाएगा। दूसरा सवाल यह है कि क्या भर्ती प्रक्रिया पर रोक लगेगी? कोई भी रोक नहीं है, भर्ती पर कोई रोक नहीं है। भर्ती प्रक्रिया अपने जो भी इनका टाइम शेड्यूल है उसके हिसाब से चल सकती है जब तक कि राज्य सरकार और बीपीएससी ना चाहे। अगर राज्य सरकार और बीपीएससी कुछ क्लैरिफिकेशन अगर चाहे और हाईकोर्ट या फिर सुप्रीम कोर्ट से कुछ क्लैरिफिकेशन मांगे तो वो चाहे तो इस भर्ती प्रक्रिया को रोक सकते हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कोई भी रोक नहीं लगाई है। तीसरा सवाल है कि क्या भर्ती में जो रिजल्ट घोषित हुआ है वो रद्द हो जाएगा? देखिए, इसको 2 कंडीशन हो सकते हैं। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने 215 कैंडिडेट के बिहाफ पर जो ये एप्लीकेशन फाइल किया है उन कैंडिडेट को इस भर्ती प्रक्रिया में शामिल करने की बात कही है। अब यहाँ पर आपको समझना ये है कि 215 कैंडिडेट जिनका रिजल्ट घोषित नहीं हुआ, क्यों? क्योंकि वो एनआईओएस डीएलएड वाले अभ्यर्थी थे। अब जब रिजल्ट घोषित नहीं हुआ है तो जाहिर सी बात है जो मेरिट बनी होगी वो नॉर्मल डीएलएड से मेरिट बनी होगी। अब ये 215 कैंडिडेट या फिर एक्चुअल डेटा जो बीपीएससी के पास होगा, क्योंकि यहाँ पर तो केवल वही कैंडिडेट हैं जो कि इस याचिका में कोर्ट को अप्रोच किए हुए थे, तो जो एक्चुअल डेटा होगा उसके हिसाब से अगर मेरिट में वो आ रहे होंगे तो उनको काउंसलिंग में शामिल कराना होगा। अब अगर वो काउंसलिंग में शामिल हो रहे हैं, क्योंकि नंबर ऑफ सीट्स तो बिल्कुल फिक्स है, तो वहाँ से कुछ कैंडिडेट निकलेंगे जो कि नंबर में या फिर मेरिट में बिल्कुल लो में होंगे, लोअर में होंगे। तो उस कंडीशन से कुछ बच्चे बाहर जा सकते हैं, कुछ अंदर आ सकते हैं। अब इसको लेकर के फिर से कोर्ट कचहरी में मामला फंस सकता है, क्योंकि एक बार जब रिजल्ट की घोषणा हो गई उसके बाद से वो कैंडिडेट भी, अब चूंकि उन्होंने रिजल्ट देख लिया कि मेरा सिलेक्शन हो चुका है, काउंसलिंग में बस पार्टिसिपेट करना है, अब बीच में अगर सुप्रीम कोर्ट ने इनको अलाउ किया जिसकी वजह से वो बाहर हो रहे हैं तो उनका भी एक पक्ष बन जाता है, वो भी सुप्रीम कोर्ट में जाकर के अपना पक्ष रख सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें पॉसिबल हो सकती हैं। इसके अलावा सबसे महत्वपूर्ण बात कि क्या इनको ज्वाइनिंग मिलेगी एनआईओएस से डीएलएड अभ्यर्थियों को? ये जो प्रश्न है सुनने में बहुत सिंपल लग रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने अलाउ कर दिया है और इनको नियुक्ति मिलेगी, लेकिन इतना आसान ये अभी दिख नहीं रहा है। क्यों नहीं आसान दिख रहा है? इसको समझने के लिए थोड़ा सा आपको
कुछ समय पहले चलना होगा, जब हाल ही में कुछ दिनों पहले ही, इनफैक्ट इसी महीने की बात है, एक आध महीने पहले की बात है, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि भर्ती प्रक्रिया नोटिफिकेशन के नियमों के आधार पर ही कंप्लीट होगी, बीच में खेल का नियम नहीं बदला जा सकता। एनआईओएस डीएलएड अभ्यर्थी बीपीएससी टीआरई 3 में एलिजिबल नहीं था नोटिफिकेशन में। वहीं पर माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो जजमेंट दिया है 10 दिसंबर 2024 को, जिसको इन्होंने कोट भी किया है चौथे नंबर पैराग्राफ में, द क्लैरिफिकेटरी ऑर्डर पास्ड बाय द कोर्ट 10/12/2024 इन द रिव्यू पिटिशन रीड्स एज अंडर। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा था कि 10 अगस्त 2017 तक जो भी एम्प्लॉयमेंट में थे और अगर उन्होंने 18 मंथ का डिप्लोमा कोर्स कंप्लीट किया है तो उनके इस डिप्लोमा को वैलिड डिप्लोमा के तौर पर ट्रीट किया जाएगा। इसका मतलब कि जो भी एनआईओएस वाले हैं वो सब वैलिड माने जाएंगे। इसके सब सेक्शन चौथे में उन्होंने कहा है माननीय सुप्रीम कोर्ट ने, needless to state that the clarification will be effective from the date of pronouncement of the judgment under review। यानी कि 2023 में जब ये जजमेंट दिया गया था उस जजमेंट से ही इसको कंसीडर किया जाएगा। कहने का मतलब कि बीच में कभी भी एनआईएएस को इन एलिजिबल नहीं माना जाएगा, बल्कि एनआईओएस जब से उन्होंने कोर्स कंप्लीट किया उसी समय से ये एलिजिबल माने जाएंगे। ठीक है, तो पूरा ये जजमेंट था माननीय सुप्रीम कोर्ट का। तो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने अपने 10 दिसंबर 2024 के जजमेंट में ये क्लेरिफाई कर दिया है कि एनआईओएस को कभी भी अपात्र नहीं माना जाएगा। वहीं पर माननीय सुप्रीम कोर्ट का दूसरा जजमेंट भी ये कहता है कि एक बार जो नोटिफिकेशन जारी हुआ, भर्ती प्रक्रिया उसी नोटिफिकेशन के तहत आगे बढ़ेगी। तो भर्ती नोटिफिकेशन में एनआईओएस एज ए एलिजिबल कैंडिडेट नहीं शामिल था। दूसरा, एनआईओएस कभी इन एलिजिबल यानी अपात्र नहीं माना जाएगा, सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा है। तो अब दोनों चीजें एक दूसरे के कॉन्ट्राडिक्टरी हो गई। जब राज्य सरकार अपना पक्ष दायर करेगी माननीय सुप्रीम कोर्ट में, तब चीजें और ज्यादा यहां पर क्लेरिफाई होगा। क्योंकि देखिए यहां पर इस जजमेंट में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने एनआईओएस और जो एनसीटी है उनके जो एडवोकेट उपस्थित थे उनका भी पक्ष यहाँ पर तीसरे पैराग्राफ में रखा है और दोनों ने इसको एलिजिबल माना है। और एनसीटी के जो एडवोकेट उपस्थित थी, आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, मिस मनीषा, उनके द्वारा कोर्ट को यह अवगत कराया गया कि उन्हें कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं है, कोई भी आपत्ति नहीं है एनआईओएस को इस भर्ती प्रक्रिया में शामिल करने से या फिर एलिजिबल करने से। तो एनसीटी जो रेगुलेटरी बॉडी है उसकी तरफ से तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम कहां फंसेगा ये समझते हैं। राज्य सरकार ये कह सकती है कि चूंकि हम अब भर्ती प्रक्रिया शुरू कर चुके हैं और आप ही का जजमेंट है कि बीच में खेल का नियम नहीं बदलेगा, उस हिसाब से हम इनको अलाउ नहीं कर सकते। एनआईओएस या फिर जो डीएलएड के कैंडिडेट हैं वो कोर्ट में ये पक्ष रख सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कभी भी बीच में इनको इन एलिजिबल यानी अपात्र नहीं माना जाएगा। जब से इनका जजमेंट रिव्यू वाला प्रोनाउंस हुआ है उसी दिन से इसको कंसीडर किया जाए। इसका मतलब ये हो गया कि कभी भी एनआईओएस जो था वो अपात्र नहीं था। राज्य सरकार यहां पर पक्ष रखेगी कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट आपने ही 2023 में जजमेंट दिया था कि एनआईओएस जो है वो अपात्र है फ्रेश रिक्रूटमेंट में, जिसकी वजह से हमने अपना एडवर्टीजमेंट निकाला आपके जजमेंट को आधार बनाते हुए। अब चूंकि 2024 में जाकर के आपने अपने जजमेंट के रिव्यू करके क्लेरिफाई किया, तब तक हमारी सारी प्रोसेस कंप्लीट हो चुके थे और एडवर्टीजमेंट के नियम के आधार पर ही भर्ती प्रक्रिया आगे बढ़ेगी, ये भी आपने ही कहा है अपने जजमेंट में। तो उस हिसाब से नोटिफिकेशन में एनआईओएस एज ए वैलिड क्वालिफिकेशन शामिल नहीं था। इस वजह से इस पूरी भर्ती प्रक्रिया में एनआईओएस को दूर रखा जाए। राज्य सरकार इस प्रकार का हलफनामा दे सकती है, क्योंकि अगर इसमें भर्ती प्रक्रिया में शामिल किया गया तो बहुत चीजें फिर से विवाद के तौर पर उत्पन्न होने लगेगी, ये राज्य सरकार कह सकती है। क्योंकि माननीय सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट है कि शर्तों के आधार पर ही भर्ती प्रक्रिया आगे बढ़ेगी, वो चीजें फिर से सुप्रीम कोर्ट, अब ये देखिए दोनों एक ही चीज एक ही पॉइंट पर दोनों कॉन्ट्राडिक्टरी डिसीजन हो गया कि सुप्रीम कोर्ट ये भी कह रहा है कि एनआईओएस कभी इन एलिजिबल नहीं था और एक बार नोटिफिकेशन जारी हो गया उसी के नियमों के आधार पर भर्ती प्रक्रिया चलेगी। स्टेट गवर्नमेंट का स्ट्रॉन्ग पॉइंट ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने ही इनको अपात्र घोषित किया था 2023 में, और जब इन्होंने 2024 फरवरी में नोटिफिकेशन निकाला तब तक ये अपात्र थे, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट प्रभावी था। सुप्रीम कोर्ट ने दिसंबर 2024 में आकर के क्लेरिफाई किया है कि एनआईओएस अपात्र नहीं है बल्कि पात्र है। तो जब राज्य सरकार ने सारे प्रोसेस कंप्लीट कर लिए उसके बाद ये चीजें क्लेरिफाई की गई, और इस वजह से राज्य सरकार अपना पक्ष सुप्रीम कोर्ट में क्या जाकर के रखती है ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि एनआईओएस संस्था की बात कर लें या फिर रेगुलेटरी बॉडी की बात कर लें, उनको कोई आपत्ति नहीं है इस भर्ती प्रक्रिया में एनआईओएस को शामिल करने से, लेकिन राज्य सरकार का स्टैंड अब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है।
और साथ ही साथ अगर कोई एक कैंडिडेट भी इस लिस्ट से बाहर हो रहा है, क्योंकि अगर जितनी सीटें हैं उसके हिसाब से अगर रिजल्ट जारी किया गया है तो जाहिर सी बात है जो कैंडिडेट लोअर में होंगे, अगर नए कैंडिडेट को ऐड करना होगा तो लोअर वाले जो रैंक वाले होंगे उनको बाहर निकलना पड़ेगा। तो अगर वो कोर्ट जाते हैं और इस प्रकार का विवाद फिर से छिड़ता है कि आप बीच में नियम कैसे बदल सकते हैं, तो ये पूरा मामला एक बार फंस सकता है। आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि जब सुप्रीम कोर्ट ने इनको ऑर्डर दे दिया है कि इनको काउंसलिंग में शामिल कराना है, तो ये चीज़ें भविष्य में कैसे हो सकती हैं। क्यों? क्योंकि इनको जो शामिल कराया गया है वो एक्चुअली में सब्जेक्ट टू आउटकम रखा गया है। इस जजमेंट के आप लास्ट पैरा में जाएंगे तो यहां पर आप देख सकते हैं 6वें पैराग्राफ में, इन द इंटरिम वी डीम इट अप्रोप्रिएट टू अलाउ द पार्टिसिपेशन ऑफ द एप्लीकेंट्स in the counseling process being conducted by the Bihar Public Service Commission, the outcome of the counseling process so far as the applicants are concerned be kept confidential. This is made subject to further order to be passed in this application. यानी कि ये जो पूरा मैटर होगा एनआईओएस को काउंसलिंग में शामिल कराने का, वो सब्जेक्ट टू आउटकम रखा गया और भविष्य में जाकर के अगर जजमेंट इनके अगेंस्ट में आता है तो उनकी प्रक्रिया भी रद्द की जा सकती है। सबसे बड़ा सवाल यह है, राज्य सरकार ये प्रश्न उठा सकती है माननीय सुप्रीम कोर्ट के समक्ष कि जब हमारे नोटिफिकेशन में ये एज ए वैलिड क्वालिफिकेशन थे ही नहीं तो ये परीक्षा में शामिल कैसे हुए। तो कुछ चीज़ें निगेटिव पॉइंट हैं एनआईओएस डीएलएड के संदर्भ में और कुछ चीज़ें पॉजिटिव भी हैं जो कि सुप्रीम कोर्ट ने अभी इनको एलिजिबल मान लिया है। तो देखना होगा कि इन दोनों पॉइंट्स में कौन सा पॉइंट जो है वो हावी होता है। सबसे बड़ी बात कि क्या सभी एनआईओएस डीएलएड को अभ्यर्थियों को मौका मिलेगा, इसका जवाब है नहीं। जो परीक्षा में थे उन्हीं के लिए ये सारी चीज़ें ऑर्डर हुई हैं, ठीक है, जो परीक्षा में शामिल हुए थे। और इसके अलावा क्या परीक्षा रद्द होगी? परीक्षा रद्द होने का सवाल नहीं उठता है, क्योंकि अगर रद्द करना रहता तो माननीय सुप्रीम कोर्ट रद्द कर चुकी होती। क्या रिजल्ट रद्द होगा? रिजल्ट रद्द होने की भी संभावना बहुत कम दिख रही है, क्योंकि राज्य सरकार का अब जो पक्ष है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है और उनके ही पक्ष के आधार पर ये पूरा केस जो है वो आगे बढ़ सकता है। उम्मीद करता हूं आपके सारे डाउट्स क्लियर हो चुके होंगे। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।